कांग्रेस के बीच ना होकर सिंधिया और कमलनाथ के आमने सामने की लड़ाई बनता जा रहा है। कमलनाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से शिवराज सिंह चौहान को सत्ता दी है, तब से दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं और अब तो बीजेपी और कांग्रेस के बयान भी यही साबित कर रहे हैं कि ये उपचुनाव सिंधिया वर्सेस कमलनाथ होने जा रहा है। इस उपचुनाव से जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी का भविष्य तय होगा, तो वहीं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का सियासी कद भी तय होगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिंधिया पर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये आप भी सुनिए। सरकार को गिराने का काम किसने किया, यह आप सबको मालूम। जिन लोगों ने जनमत बेच करके कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया है, उनके पास और कुछ तो बचा नहीं कि भाई हमने जनमत क्यों बेचा, हम क्यों बिके, हमने पैसे क्यों लिए। जबकि पूरे मध्य प्रदेश जानता है कि 35-35 करोड़ रुपए लेकर के इन्होंने रिजाइन किया है और इस सर पर जो रिजाइन किया है कि हम भाजपा में मंत्री भी बनेंगे, सरकार बनाएंगे, राज्यसभा भी देंगे और उसके बाद हमें टिकट भी दिया जाएगा। इन शर्तों के साथ इन्होंने भाजपा ज्वाइन किए, कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। सिंधिया की मुसीबत यही खत्म नहीं होती, ये फहरिस्त अभी भी बाकी है। तो इस कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री ने तो चुनाव को बीजेपी कांग्रेस का ही नहीं बल्कि सिंधिया वर्सेस कमलनाथ बता दिया। निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज करते हैं कि गब्बर आ रहा है, तो फिर मतलब इस तरह के चैलेंजेस करना, वो खुद शो करते हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो कमलनाथ जी से है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में जहां कमलनाथ समर्थकों के टारगेट पर सिंधिया हैं, तो वहीं सिंधिया समर्थकों के टारगेट पर कमलनाथ हैं। महाराष्ट्र में युवा मोर्चा अध्यक्ष विवेक चौहान उपचुनाव को सिंधिया वर्सेस कमलनाथ तो मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन उनके निशाने पर भी कमलनाथ ही हैं। कमलनाथ जी सीएम थे और उन्होंने जो झूठ बोला है युवाओं से तो 4,000 रुपये भत्ता देंगे, इसीलिए हम लोग सब मिलकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली कई जनसभाओं में जिस तरह कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर और गद्दार वापस जाओ के नारों से सिंधिया को टारगेट किया है, इससे साफ है कि आगामी उपचुनाव में सिंधिया फोकस में रहने वाले हैं। इस मामले में बीजेपी को कमतर आंकना ठीक नहीं है। तो क्या कहते हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। पूर्व की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने युवाओं को धोखा दिया, छलावा किया, जनता के साथ छलावा किया। उनके स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाली जा रही है। उनको याद दिलाया जा रहा है कि ये लोग फिर आपको गुमराह ना करें, आपको पहले छल चुके हैं। आपके स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय युवा मोर्चा लड़ेगा। खैर, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के पहले बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी जारी है। अभी तक आरोप प्रत्यारोप में जिस तरह से सिंधिया समर्थकों के टारगेट पर कमलनाथ हैं और कमलनाथ समर्थकों के टारगेट पर सिंधिया हैं, उसको देखकर ये कहना आसान है कि उपचुनाव सिंधिया वर्सेस कमलनाथ होने वाले हैं। यानी अब ये चुनाव रणभूमि विचारधारा पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई पर सज रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज का राज, कमलनाथ की वापसी और सिंधिया का भविष्य उपचुनाव तय करेगा। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है। जहां बीजेपी हिंदुत्व के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं धर्म की सियासत में सीएम ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। अब बीजेपी का बौखलाना तय है। पश्चिम बंगाल के सियासत में बीजेपी कभी भी अपने कदम नहीं जमा पाई है, इसीलिए पार्टी हिंदुत्व का सहारा लेकर सियासी जमीन पर खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है। लोकसभा चुनाव में भी राम नाम जपकर बीजेपी 18 सीटों पर पहुंची थी। अब उसकी कोशिश है कि वो हिंदुत्व को हथियार बनाकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन विपक्षी दल की कोशिश को नाकामयाब बनाने के लिए सीएम ममता बनर्जी भी धर्म की सियासत कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के गरीब ब्राह्मण पुजारियों को प्रति महीने 1,000 रुपए और मुफ्त आवास उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के हमारे जो पुजारी मंदिरों में पूजा पाठ कराते हैं, उन्हें सालों से कोई सहायता नहीं मिली है। इनमें एक धड़ा वास्तव में काफी गरीब है और उन्होंने पूर्व में मुझसे अपील की थी, इसलिए हमने फैसला किया है कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने उन ब्राह्मणों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जिन्हें घर दिया जाएगा। सीएम ममता ने कहा कि हमारे पास 8,000 लोगों की लिस्ट है। बंगाल आवास योजना के तहत हम ऐसे लोगों के मकान
मकान निर्माण में भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले महीने दुर्गा पूजा पर ब्राह्मणों के लिए ये सुविधा सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसे किसी दूसरे रूप में ना देखा जाए, हम हर धर्म के लोगों की मदद करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने ये भी साफ किया कि वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के इमामों को आर्थिक सहायता दी थी, क्योंकि समाज में उनका भी बड़ा रोल है। बीजेपी को बंगाल से दूर रखने के लिए ममता सरकार न सिर्फ ब्राह्मणों को लुभा रही है, बल्कि वो मुस्लिम कार्ड भी खेल चुकी है। 2012 में टीएमसी की सरकार बनते ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि प्रदेश के इमामों को 250 रुपए और मुअज्जिन को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विपक्षी दलों ने ममता के इस ऐलान का घोर विरोध किया था, खासकर बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध जताया था। बीजेपी का आरोप था कि ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण का काम कर रही है। इसी आरोप का जवाब देने के लिए ममता ने अब ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है। यानी धर्म की सियासत में ममता ने बीजेपी को चौतरफा घेर लिया है। अब देखना होगा कि हिंदुत्व के मोर्चे पर किसकी जीत होगी और किसकी हार। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर एडीबी के आंकड़ों की। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। लगातार ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल अभी खत्म नहीं होने वाली है। आगे भी अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल ही होने वाला है, जिसे लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां अलर्ट कर रही हैं। आज भी एशियाई विकास बैंक ने जीडीपी को लेकर अनुमान लगाया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। मोदी सरकार के राज में अर्थव्यवस्था उस दौर में पहुंच चुकी है जहां से विकास की किरणें नजर ही नहीं आ रही है। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, जिसे संभालना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार कहती है कि विकास धीरे धीरे हो रहा है, स्थिति सुधर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि स्थिति ना पहले सुधरी थी, ना अब सुधरी है और ना ही आने वाले समय में सुधरने वाली है, जिसका अनुमान रेटिंग एजेंसियां लगा रही हैं। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने मोदी सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया है, जिसे पीएम मोदी से लेकर केंद्र के मंत्री सही बता रहे हैं। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवादा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए कठोर पूर्णबंदी लागू की और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए जांच में तेजी, पीड़ितों की पहचान और उपचार की क्षमता बढ़ाने जैसे उपाय किए जाने की जरूरत है, ताकि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि भारत में अभी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मरीज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी ऋण के स्तर को भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश प्रभावित हो रहा है और इससे आगे वित्तीय क्षेत्र कमजोर हो सकता है। महामारी का भारतीय आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता धारणा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। एडीबी के अनुमान से साफ जाहिर है कि देश की हालत अभी सुधरने वाली नहीं है। इस मुश्किलों से जनता को गुजरना होगा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रेटिंग एजेंसियों के अलर्ट के बाद भी सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या उसे देश की फिक्र नहीं है? तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।